Hello dear friends, I am Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur. In the solubility of drugs part 5, here we are going to cover the quantitative approach to the factors influencing the solubility of drugs. Usually this applicable for solubility of solids in a solvent. So in this lecture we are going to see what are the different factors which can affect the solubility of drugs. So let's start directly with our topic. In the previous lecture we have seen regarding the topic covered for the solvation and association. Now in this lecture we are going to see the different quantitative factors which influence the solubility. Let's start with first factor is the solubility of solid in liquid. Then first factor is the temperature. So let's come how the temperature affect the solubility. Definitely temperature will affect the solubility. Generally an increase in the temperature of the solution increase the solubility of solid solute. It is usually बहुत जगह पे हमें देखने को मिलता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं तो हमारे सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी सॉलिड सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है. बट अगेन दिस इज वेरी वेग स्टेटमेंट. सो एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें, इफ द सोल्यूशन प्रोसेस एब्सॉर्ब एनर्जी यानी एंडोथर्मिक होंगी, देन द सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज. तो अगर वो प्रोसेस में एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही होंगी तो आप उसको एक्सटर्नल हीट दो या गर्म करो तो ये फेवरेबल है और आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी. दैट मीन्स अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो. वही अगर मैं बात करूं, इफ द सोल्यूशन प्रोसेस रिलीज एनर्जी एक्सोथर्मिक है, देन द सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. इसका एग्जांपल मैं बता दूं आपको. आपने ना आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब में वाटर के अंदर NaOH डिसॉल्व करने की कोशिश की होंगी. आप देखो NaOH के फ्लेक्स डालने के बाद वहां पर पानी का टेम्परेचर राइज होता है. दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और अगर आप इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी वाटर का टेम्परेचर, तो NaOH डिसॉल्व होने के लिए काफी टाइम लेगा. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि टू डिसॉल्व NaOH यूज कोल्ड वाटर, है ना. अगर आप वार्म या थोड़ा टेम्परेचर का वाटर यूज करेंगे तो NaOH डिसॉल्व नहीं होगा. दैट कैन बी ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर HCl ऑल्सो. आप HCl डालो पानी के अंदर. यूजुअली हम लोग फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल के हिसाब से. हम लोग वाटर में HCl डालेंगे, ना कि HCl में वाटर डालेंगे, है ना. तो जैसे ही हम लोग बीकर लिया, उसमें पानी लिया और HCl डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा. तो अगर आप ऑलरेडी हीटेड वाटर लेते हो तो HCl उसके अंदर से स्लोली जाएगा, डिसोसिएट कम होगा, स्लो होगा. ओके. सो a few solid solute are less soluble in warm solutions. अभी हमने डिस्कस किया. For all gases solubility decreases as the temperature of the solution increases. ये exactly solid और यहाँ लेना नहीं चाहिए पॉइंट, मगर फिर भी हमने बता देते हैं यहाँ पर कि जैसे सभी गैसेस के लिए, है ना. जैसे यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये चीजें लागू होती है सॉलिड की solubility in solvent with reference to temperature. But when we talk about all gases, the solubility decreases with increase in the temperature. So this is solubility curves. If you see that जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे HCl, अमोनिया, NH3 है ना, यहाँ पर SO2 इनकी सोल्युबिलिटी कम कम हो रही है. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है KClO3, Ki, KCl, NaNO3, KNO3 इनकी सोल्युबिलिटी बढ़ रही है. आप एक खास बात देखोगे, यहाँ नोट डाउन करो, NaCl की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रही है या बहुत ही कम डिपेंड कर रही है. सो दैट कैन बी वेरी इजी, है ना. तो यहाँ पे NaCl की सोल्युबिलिटी डिपेंड ही नहीं कर रही है. तो इसमें से कुछ एग्जांपल आप टेम्परेचर में कोट करो. अभी मैं फिर से बता दूं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इस पे आपको क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड. तो यहां आपको ये पूरे फैक्टर देना पड़ेगा. द क्वेश्चन मे बी फॉर 10 मार्क, द क्वेश्चन मे बी फॉर 5 मार्क्स. तो ये 5 मार्क या 10 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है. तो यहां हम लोग बात करेंगे सोल्युबिलिटी में पहला फैक्टर टेम्परेचर. टेम्परेचर में हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को अच्छी से समझा.
और इसमें के कुछ एक ग्राफ बना के आप इंक्रीज और डिक्रीज का ग्राफ बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। सो यही ग्राफ बनाना बेटा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और सोलिबिलिटी बढ़ते जाएंगे, इट डिपेंड्स। तो यहाँ ये एग्जांपल और NaCl की चेंज नहीं हो रही। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में डेफिनेटली पोलैरिटी ऑफ द बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और ये हमने बार बार देखा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक्स, पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सोल्यूट और वाइस वर्सा, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर। सो यू कैन quote any one example like NaCl in water, you can quote example of benzene, है ना, that means benzene and naphthalene, जो इसके पहले पार्ट 1 में देखा था, वो एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हो, इसको आप थोड़ा इलेबरेट कर सकते हो, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ थर्ड पॉइंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो यहां हम लोग इसके बारे में बात करें। डेफिनेटली वी कैन कोरिलेट द सोल्युबिलिटी विद द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाउ? अब हम लोग बात करेंगे जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो हम लोग बोलेंगे उतने उनकी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा रहेंगी मॉलिक्यूल्स की, जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। जैसे हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो वैसे ही सेम, जितना उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वो दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, और उस वजह से वहां पर जो कैविटी बनना चाहिए थी जिसमें सोल्यूट एब्सॉर्ब होने वाला था, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये सब चीजों के लिए। ओके, सो बोथ रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द प्योर लिक्विड और द सॉलिड स्टेट। क्लियर? सो इन जनरल aqueous solubility decreases with increasing the boiling point and melting point. Yes, डेफिनेटली जब हम लोग बात करेंगे, अभी हमने बात किया, क्योंकि जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एक्वेस सोल्युबिलिटी कम या ज्यादा, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इन जनरल दिस इज डिक्रीज। ओके, एक्वेस सोल्युबिलिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्रिस्टल प्रॉपर्टीज। सो अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने बात किया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और कुछ पॉइंट्स हमने लिए वहां पर। उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ लाइक डिसॉल्व लाइक के साथ शुरू करेंगे। एग्जांपल पोलर का सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर हम लोग आएंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो यूजुअली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड अगर ज्यादा होगा तो ये इनकी सोल्युबिलिटी कम होंगी, बिकॉज उनके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में, दोनों के खुद के, वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। एंड द फोर्थ वन इज हम लोग क्रिस्टल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली हमने बात किया क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो पॉलीमॉर्फ्स, ये वर्ड हम लोग समझ लेते हैं पहले क्या है। पॉलीमर्स हैव द सेम केमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्युबिलिटी, डेंसिटी, हार्डनेस एंड कॉम्प्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी कंपाउंड को पॉलीमॉर्फ्स, पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फ मतलब दिखना का, दैट मीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ उनकी केमिकल स्ट्रक्चर सेम है। जैसे हम लोग अगर बात करूं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड कैन बी प्रेजेंट इन अ क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, बोथ फॉर्म्स। तो यहाँ आपको पता चलेगा, लैक्टोज ले लो, है ना, तो ये पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। तो डेफिनेटली क्रिस्टलाइन फॉर्म इज लेस सोल्यूबल देन इट्स करस्पॉन्डिंग एमॉर्फस फॉर्म, and that may be the question for your MCQ in competitive exam. Which one is the more soluble, amorphous form or crystalline form? हमारे दिमाग में आता है कि नमक क्रिस्टलाइन है, शुगर क्रिस्टलाइन है, दोनों पानी में सोल्यूबल है, और हम लोग फटाक से आंसर देते क्रिस्टलाइन। बिल्कुल नहीं, हम लोग अगर कंपेयर करेंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म में, तो एमॉर्फस फॉर्म इज मोर सोल्यूबल, मोर वाटर सोल्यूबल देन द करस्पॉन्डिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्लियर है? तो यहां हम लोग ये बात करेंगे। यहां देख लीजिए, ये स्टेटमेंट वही बता रही है, ड्रग दैट एग्जिस्ट एज एमॉर्फस फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इज जनरली डिसॉल्व मोर रैपिडली देन द सेम ड्रग इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, प्रोवाइडेड दैट कि वो दोनों, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, नमक के ही, NaCl के ही एमॉर्फस और NaCl के ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो NaCl का एमॉर्फस फॉर्म इज मच मोर सोल्यूबल देन NaCl क्रिस्टलाइन फॉर्म। So up till now temperature, nature of solvent, the boiling point of liquid and melting point of solid, crystal properties, ये हमने देखा। चलो आगे चलते हैं।
सो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का अगला पार्ट है हमारे पास पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग पार्टिकल्स। यहां हम लोग बात करेंगे कि जैसे जैसे पार्टिकल साइज मेरी छोटी होती जाती है तो वैसे वैसे सोल्युबिलिटी बढ़ेंगी, बट अप टू पर्टिकुलर और अप टू सर्टेन एक्सटेंट एज द पार्टिकल साइज डिक्रीज द सरफेस एरिया गोज ऑन इंक्रीज एंड द सोल्युबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब डेफिनेटली है कि जैसे जैसे पार्टिकल साइज छोटी होंगी, अगर मैं यहां पर आपको समझा दूं, एक हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप देखो इसमें ये सॉलिड पार्टिकल है जिसकी आप अगर देखोगे कि बहुत बड़ा पार्टिकल है, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स में। तो अभी ये इतना ही एक्सपोज हो रहा था जिसकी चार साइड, अब ये तो एक्सपोज सभी साइड से होगा, ये पार्ट भी एक्सपोज होगा सॉल्वेंट के साथ, ये पार्ट भी होगा और ये पार्ट भी होगा, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने यहाँ पर। यहाँ सरफेस एरिया कम है, पार्टिकल साइज यहाँ ज्यादा है, यहाँ पार्टिकल साइज हम लोग अगर बात करेंगे कम है, तो डेफिनेटली पार्टिकल साइज जैसे कम होंगी सरफेस एरिया बढ़ेगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेंगी अप टू सर्टेन एक्सटेंट। बियॉन्ड दैट अगर हम लोग पार्टिकल साइज कम कर देते हैं तो वहां पर स्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाते हैं, और वो स्टैटिक फोर्स जो हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको क्लब करके बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, तो एग्रीगेशन बन जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल तक ही होगा, ठीक है। तो यहां हम लोग वापस से रिपीट करते हैं पार्टिकल साइज के बारे में। पार्टिकल साइज डिक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज, जैसे यहां हमने देखा। तो अब रिमूवल ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, तो यहां से देखो एक फ्री मॉलिक्यूल यहां निकलेगा, मगर यहां जब मैं बात कर रहा हूं तो हर एक इससे एक एक फ्री मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि हर पार्ट अभी सरफेस एरिया बढ़ने से एक्सपोज हो गया सॉल्वेंट के साथ, तो हर पार्ट में से एक एक ड्रग मॉलिक्यूल निकला और यहां सिर्फ एक ही निकला, है ना। तो जहां एक निकला यहां तीन निकल गए। अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अब सॉल्वेंट में कैविटी बनना जरूरी है, हमने अभी बात किया, तो यहां कैविटी क्रिएट हो गई। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ कैविटी क्रिएट है, यहाँ भी कैविटी क्रिएट है, मगर इसमें से सिर्फ ये एक ही यहाँ आएगा और यहाँ के ये तीन हो जाएंगे। तो डेफिनेटली क्या हुआ कि आपकी सोल्युबिलिटी यहाँ पर 3 टाइम्स बढ़ गई अगर हम लोग कंपेयर करें तो, है ना। दैट मीन्स इतना इंपॉर्टेंट है पार्टिकल साइज सोल्युबिलिटी में। तो ये एक डायग्राम के साथ आप आसानी से आपके एग्जाम में समझा सकते हो, ठीक है। और ये है इक्वेशन, उसका इक्वेशन लिखना जरूरी है पार्टिकल साइज का। log of s by s0 is equal to 2 into gamma v divided by 2.303 r t और small r. What do you mean by, अब इसको समझा देते हैं कि क्या है। s0 is nothing but the solubility of the larger particle, ठीक है, ये larger particle की solubility है। s is the solubility of the finer particle, जो छोटे हैं इनकी solubility है। अब गैमा इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। यहां ध्यान में रखना किसका बात कर रहे हैं हम लोग, गैमा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल है उसकी। V इज द मोलर वॉल्यूम जिसके अंदर हम लोग डालने वाले, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R इज द रेडियस ऑफ द फाइन पार्टिकल्स, रेडियस ऑफ द फाइन पार्टिकल, एंड R इज द गैस कांस्टेंट, कैपिटल R इज द गैस कांस्टेंट। अब ये ना यूजुअली आपको यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिख के इसको बताना है थर्ड सेमेस्टर के लिए, बट व्हेन आप किसी इंडस्ट्री में चले जाओ जहां आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वहां आपको है ना एक इक्वेशन के साथ आंसर देना पड़ेगा कि अगर आपने पार्टिकल की साइज r जो है ये रेडियस इतने से कम की तो आपकी सोल्युबिलिटी इतने से चेंज होंगी। सो यहाँ पर आपके पास r आपको चेंज करने के बाद डालना है, सभी वैल्यू डालना है। इनिशियल आपके पास पाउडर साइज है तो आपको निकालना है ये वाली पाउडर साइज, है ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ द फाइन पार्टिकल्स एट s। यस निकाल सकते हैं हम लोग इसमें से r पे से, है ना, बाकी सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अप टिल नाउ आपको सिर्फ इक्वेशन और इसके ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने टेम्परेचर देख लिया, हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, पार्टिकल साइज के बारे में हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ पोलर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, कुछ नॉन पोलर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। बहुत ही सिंपल से वे में हम लोग इसको समझाते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वाटर डिपेंड्स ऑन इट्स इंटरेक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल। अब डेफिनेटली कि जो हाइड्रोफिलिक होंगे जैसे OH ग्रुप वाले, वो इंटरैक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और जैसे इंटरैक्ट करेंगे वैसे वाटर मॉलिक्यूल में सोल्यूबल हो जाएंगे। जो हाइड्रोफोबिक है
वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे और वो रिपेल होंगे और उनकी सोलिबिलिटी कम होंगी। सो सब्स्टिट्यूएंट कैन बी क्लासिफाइड एज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, फोबी मतलब डर लगना, हाइड्रो मतलब पानी से डर लगना, फिलिक मतलब प्यार करने वाले, हाइड्रो मतलब पानी, पानी से प्यार करने वाले, है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर पोलैरिटी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर, पोलैरिटी पे। जो ज्यादा पोलर होगा डेफिनेटली वो ज्यादा हाइड्रोफिलिक होगा, जो कम पोलर होगा या नॉन पोलर होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, सो पोलर ग्रुप सच एज OH कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड इम्पार्ट हाई सोल्युबिलिटी, while non-polar groups such as CH3, chlorine are hydrophobic and they impart low solubility. While this is important, ionization of the substituent increase the solubility. अगर वो कंपाउंड आयोनाइजेशन में जाता है तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, COOH आयोनाइजेशन में जाएगा, है ना, COOH एंड NH2 आर स्लाइटली हाइड्रोफिलिक, वेयरएज अगर ये आयोनाइजेशन में जाएगा तो H अलग और COO माइनस अलग, तो ये COO माइनस एंड यहाँ पर ये आयोनाइजेशन में तो NH3 आर वेरी हाइड्रोफिलिक इन नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ तक कि हमने देखा इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसी को एग्जांपल को। द पोजीशन, जो पोजीशन रहने वाली है आपकी, एक ही कंपाउंड है उसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे अगर अलग अलग ग्रुप होंगे तो उसके वजह से भी आपकी सोलिबिलिटी अलग अलग होंगी। अब यहाँ एक चार्ट है, आपको अगर इसमें का कुछ याद रहता है चार्ट में का, वेल एंड गुड। चार्ट में क्या बताया है कि देखो मैंने बताया CH3, CH2 ये जो है हाइड्रोफोबिक ग्रुप से, क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोफोबिक से, तो ये आप 3 लिख के हाइड्रोफोबिक लिख के छोड़ देना। फिर आपको मालूम है OH हाइड्रोफिलिक है, NH3 अभी हमने डिस्कस किया हाइड्रोफिलिक है, तो ये ध्यान में रहेंगे तो ये लिख दो। ठीक है, और अगर कोई चीज याद रहती है जैसे COOH और CHO तो स्लाइटली हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक वर्ड करके इसको आप लिख के छोड़ना। ठीक है, तो ये आंसर में लिखोगे तो आपके आंसर को वेटेज आएगा। इसमें से 2 या 3 लोग, पूरा टेबल आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द मॉलिक्यूल कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल एक्वियस सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन्स इज डिफरेंट, है ना। हालांकि कंपाउंड डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन्स है मगर सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH है, मेटा पे है और पैरा पे तो सोल्युबिलिटी चेंज हो गई। लाइक ये वाला कंपाउंड देख लो, आपको ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो आपको पता चलेगा कि ऑर्थो पे सोल्युबिलिटी देखो कितनी है 4, मेटा पे इट इज 9 और पैरा पे सबसे कम 0.9। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर साइज। तो अभी तक के हमने बहुत सारे पैरामीटर देखे, अब हम लोग मॉलिक्यूलर साइज पे है। ये सिंपल सा पार्ट है। डेफिनेटली मॉलिक्यूलर साइज विल अफेक्ट द सोल्युबिलिटी as the molecular size larger and larger or higher, the molecular weight is also more and less is the solubility of the substance. जितना molecular size ज्यादा उतना उसका molecular weight ज्यादा, उतनी उसकी solubility कम रहेगी। Larger the molecules are more difficult to surround with the solvent molecules in order to solvate the substance. अभी हमने solvation देखा था ना, जिसके अंदर हमने बात की थी पार्ट वीडियो नंबर 4 के अंदर की एक कैविटी बनेगी और वो कैविटी के अंदर मेरा सोल्यूट मॉलिक्यूल आएगा। तो ये कैविटी के अंदर अगर मेरा मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो ये बहुत डिफिकल्ट है उसको अकोमोडेट कराना, सराउंड कराना, एंड दैट्स व्हाई दिस इज लार्जर मॉलिक्यूल आर लेस सोल्यूबल कंपेरेबल विद द स्मॉलर मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द अमाउंट ऑफ कार्बन ब्रांचिंग, ये वीडियो नंबर 1 याद करो, वहां हमने क्लियर किया था कि आपके पास कार्बन की ब्रांचिंग ज्यादा होंगी और आपके पास कार्बन की स्ट्रेट चेन होंगी और नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे दोनों के अंदर। तो जैसे टर्शरी ब्यूटिल और एन ब्यूटेन और टर्शरी ब्यूटेन, तो यहाँ पे हमने क्लियर किया था कि टर्शरी ब्यूटेन की थोड़ी बहुत सोल्यूबिलिटी है, एन ब्यूटेन की नहीं है। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल सोल्यूबल है और आपने बात किया था कि एन ब्यूटाइल अल्कोहल इज लेस सोल्यूबल, ये हमने वहां एग्जांपल लिया था। वैसे ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ब्रांचिंग विल डेफिनेटली इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी सिंस मोर ब्रांचिंग विल रिड्यूस द साइज और वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल एंड मेक इट इजियर टू सॉल्वेट द मॉलिक्यूल विद द सॉल्वेंट। तो ये साइज के बारे में बात करें, अगर ब्रांचिंग हो जाएंगी तो साइज कम हो जाएंगी और साइज कम हो जाएंगी, और अगर वो स्ट्रेट चेन होगा तो साइज लंबी रहेंगी, बड़ी रहेंगी,
अकोमोडेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूलर साइज। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पीएच। बेटा इसको बहुत ध्यान से ध्यान में रखना, क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाला है आगे, पीएच, है ना। नॉट ओनली दिस बट फॉर यूर एम-फार्म और फॉर यूर इंडस्ट्री वर्क, पीएच कैसे चेंज करता है। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ चलता हूं मैं आपको। पीएच, आपको डॉक्टर बोलते हैं कि ये गोली खाना खाने के पहले लेना, ये गोली खाना खाने के बाद लेना, और आपको भी पता है कि डिपेंडिंग ऑन द फूड, एम्प्टी और फिल्ड स्टमक, द पीएच ऑफ योर स्टमक इज डिफरेंट। अब देखो आपको स्टमक ऑफ द पीएच फ्रॉम 2 to 4 हम लोग रेंज करते हैं, या 2 to 3.5, और वो आपके ड्रग को कैसे अफेक्ट करेगा यहां समझ के चलते हैं। ठीक है? सो पीएच, it is one of the primary influence on the solubility of the most of the drug that contain ionizable group। तो आपके जो भी ड्रग्स के अंदर आयनाइजेबल ग्रुप होंगे, जैसे सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन, इसके अंदर आयनाइजेबल ग्रुप है। बहुत सारे ऑलमोस्ट 85% मार्केटेड ड्रग्स जो है वो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं उनके अंदर। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच। इज वन ऑफ द प्राइमरी इन्फ्लुएंस on the solubility of the most of the drugs that contain ionizable groups। Clear? Large number of drugs are weak acid or weak bases and that can be influenced by the pH। Solubility depends on the degree of ionization। Definitely यहाँ पर हम लोग बात करें कि solubility depend करिए degree of ionization पे, और degree of ionization weak acid और weak base drug होने की वजह से, pH के वजह से उनकी solubility change होंगी। And degree of ionization depends on the pH। तो अल्टीमेटली पीएच आपकी सोलिबिलिटी को चेंज कर रहा है। अब भी हमने बात की कि अबाउट 85% ऑफ द मार्केटेड ड्रग्स कंटेन फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर आयनाइज्ड टू सम एक्सटेंट एट अ फिजियोलॉजिकल पीएच, जो कि हम लोग बात करते हैं 1.5 से लेके 8 होता है बॉडी के अंदर। सलाइवा से शुरू करते हैं तो 6.8, स्टमक में जाएंगे तो 1.5, लोअर उसके बाद में इंटेस्टाइन में जाएंगे तो 6.8 से लेके तो हम लोग कोलॉन तक 8 तक के पीएच हमारे इसमें चेंज होता है। ठीक है? आगे चलते हैं। सो पीएच का ही कंटिन्यू पार्ट करते हैं। यहां आयनाइजेशन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, अगर कोई ड्रग है मेरे पास, जैसे हम लोग वीक एसिड और वीक बेस के बारे में बात करें, तो स्ट्रॉन्ग अगर कोई होगा ड्रग जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इट इज आयनाइज एट ऑल पीएच। वो तो आयनाइज हो सकता है ऑल पीएच के ऊपर। While weak acid और weak base drug है कोई, only ionized at a certain pH। Most drugs are weak acid and weak bases, so they are ionized at a certain pH। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सभी जो ड्रग्स है most of they are weak acid and weak bases and they are ionized not only the all pH, they can ionize on a certain pH, है ना। ionize का मतलब सिंपल है COOH। अगर इसको आयनाइज फॉर्म में लिखना है आपको तो आप लिखोगे COO माइनस प्लस H प्लस। दिस इज नथिंग बट आयनाइजेशन। क्लियर? नाउ आयनाइज्ड ड्रग्स आर नॉट वेरी लिपिड सोल्यूबल, ओनली नॉन आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग क्रॉसेस द मेम्ब्रेन रेडिली। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक इट अंडरलाइन। आपको ये MCQ का क्वेश्चन भी रह सकता है कि आयनाइज विच वन इज मोर rapidly absorbed from the blood brain barrier or from the lipid rather than blood brain barrier from the lipid membrane। so which is more lipid soluble? So non ionized form is more lipid soluble and it can be readily absorbed from the lipid membrane, okay, biological membrane। now percent ionization is pH dependent। अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में कि परसेंट आयनाइजेशन या आयनाइजेशन डिपेंड करता है pH के ऊपर। pKa is the, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, pKa is the negative log of the ionization constant and is equal to the pH at which drug is 50% ionized। आपको ये डेफिनेशन वाइवा में भी पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय pKa, ड्रग का pKa कितना है। तो ड्रग का pKa अगर हम लोग बात करेंगे 3.4 है ना ड्रग का pKa, तो इट इज नथिंग बट ये लॉग है, नेगेटिव लॉग ऑफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो ये इस 3.4 pH वैल्यू के ऊपर, pH के ऊपर ड्रग जो है 50% आयोनाइज है और 50% अनआयोनाइज है। दैट इज नथिंग बट दी pK। इसका एक आपको प्रैक्टिकल भी है pK का, आपके
पहला ही प्रैक्टिकल है आपके इसमें, टू डिटरमाइन द पीके वैल्यू ऑफ द गिवन ड्रग. ओके, सो पीके इज नथिंग बट द नेगेटिव लॉग ऑफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट and is equal to the pH at which a drug is 50% ionized and 50% unionized. You can simply say that pK is nothing but the pH. pK is nothing but the pH at which the drug is 50% ionized and 50% unionized. This definition can be easily understand. तो ये आप pK is equal to pH at which 50% drug is ionized and 50% drug is unionized, ये बोल सकते हैं. Now weak acid become highly ionized as pH increases. अगर एसिड है वीक एसिड और जैसे जैसे pH बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उनका आयनाइजेशन बढ़ते जाएगा, आयनाइजेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनका आपका क्रॉसिंग जो है लिपिड मेम्ब्रेन से वो कम कम होते जाएगा. और उल्टा वीक बेसिस बिकम्स हाईली आयनाइज एज pH इंक्रीजेस. इसका मतलब है कि यहां पर वीक बेसिस बिकम हाई आयोनाइज एज pH डिक्रीजेस, यानी जैसे जैसे pH कम कम होगा ये आयनाइज होंगे. तो इसका मतलब इनका सोल्यूबिलिटी जो है एब्सॉर्प्शन जो है वो कम कम होते जाएगा, क्योंकि हमने अभी क्लियर किया कि कौन सा जल्दी एब्सॉर्ब होगा लिपिड मेम्ब्रेन से या कौन सा लिपिड सोल्यूबल है. तो नॉन आयोनाइज इज लिपिड सोल्यूबल, ठीक है, और आयोनाइज्ड ड्रग जो है वो कम लिपिड सोल्यूबल है या लेस है. ठीक है, आगे चलते हैं. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स ऑन दी पीएच. ये अभी हमने देखा था, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड ऑन दी पीएच एंड दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन विद दी हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन. इसका हमने आपको नेक्स्ट इसमें केमिकल काइनेटिक्स में ये पूरे इक्वेशन के डेरिवेटाइजेशन है. अगर आपको देखना है तो मेरे 4th सेमेस्टर के भी वीडियो बना है इसके ऊपर, आप उसको रेफर कर सकते हो. बट अभी आपके लिए इतना ही काफी है. pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ S माइनस S0 डिवाइडेड बाय S0 फॉर एसिडिक ड्रग एंड फॉर बेसिक ड्रग pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ, उल्टा कर लो यहाँ पे, S0 S माइनस S0. अब S इज नथिंग बट डी, अभी हमने देखा था इसके पहले, टोटल सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग अनआयोनाइज्ड एज वेल एज आयोनाइज्ड, while S0 is nothing but the solubility of only unionized part of the drug, है ना. तो ये जो है अनआयोनाइज्ड है, ये जो है टोटल है. अब टोटल में से आपने अनआयोनाइज्ड माइनस कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आयोनाइज. तो यानी एसिडिक ड्रग के लिए ऊपर आयोनाइज्ड आएगा और नीचे अनआयोनाइज्ड आएगा. याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसकी ट्रिक. ए अल्फाबेटिकली एसिडिक ए पहले आता है और इसीलिए यहां पे आपका आयोनाइज पहले आएगा अल्फाबेटिकली और अनआयोनाइज बाद में आएगा आई और यू. तो यहां ऊपर क्या आ रहा है, आयोनाइज आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, अनआयोनाइज आ रहा है, याद रखने के लिए. वैसे ही हम लोग यहां पर क्या बात करेंगे कि अल्फाबेटिकली बी कम्स, दैट मीन्स ए के बाद में आएगा बी, तो इसीलिए यहां पर आप क्या लोगे, अनआयोनाइज ऊपर लोगे और नीचे क्या लोगे, आप लोगे नीचे आयोनाइज. दिस इज द ट्रिक. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट. दिस इज एसिडिक ड्रग्स. हमने अभी इक्वेशन निकाला, ये इक्वेशन लिखा. अकॉर्डिंग टू द हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन द डिफरेंस बिटवीन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड द पीके ऑफ द ड्रग. देखो बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं. pH of the solution and pK of the drug is the common logarithm of the ratio of ionized to unionized form. अभी ये इक्वेशन हमने लिखा उसी को हमने वापस लिख रहे हैं फॉर एसिडिक ड्रग. अब ये सिर्फ लॉग आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज, क्योंकि एसिडिक के लिए आई पहले आएगा, है ना, तो ये लिखा हमने. और ये क्या हुआ, ये पीके इधर चले जाएगा, तो pH माइनस पीके, ये स्टेटमेंट यहाँ पे की हमने. और वी कैन से रेशियो ऑफ आयोनाइज टू अनआयोनाइज इज, अगर हम लोग इसमें आयोनाइज टू अनआयोनाइज निकाल दो और ये लॉग को कन्वर्ट कर दो, तो दिस इज नथिंग बट 10 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1. व्हाट डू यू मीन बाय x? x इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन pH एंड pK. तो ये जो 10 टू द पावर x है, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन pH एंड pK है. तो ये हम लोग ले सकते हैं. बहुत ही सिंपल से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ओके, नाउ कम टू द पार्ट. सो दिस इज, अभी हमने देखा एसिडिक ड्रग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, pH इज इक्वल टू pK, हमने अभी यह क्लियर किया.
ठीक है। सो इसको मैं अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, आयोनाइज डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज इज इक्वल टू 10 टू द पावर x बाय 1 या x इज इक्वल टू pH इन के, ये लिख दिया हमने। ठीक है, यहां तक के क्लियर है, समझ में आ रहा है। हम लोग अभी भी pH के ऊपर है, और pH इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी के सभी ड्रग वीक एसिड और वीक बेस है, और वो आयनाइजेशन शो करेंगे, और आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म ही हमको बताएगा कि मेरा ड्रग सही में एब्सॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसके लिए सब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां हमने ये देख लिया, ये भी हमने देखा, यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, अब आगे चलते, ये एक एग्जांपल ले लो जहां आपको समझ में आ जाएगा। परसेंट आयनाइजेशन ऑफ एस्पिरिन इन स्टमक। पीके ऑफ एस्पिरिन, ये वीक एसिड है एस्पिरिन, इसका पीके 3.4 है। और पीके मतलब क्या है कि यहाँ पर 50% ड्रग आयोनाइज है और 50% अनआयोनाइज है, यानी 50% HA फॉर्म में है और 50% A- फॉर्म में है ना। तो आयोनाइज फॉर्म में है 50%। कितने pH पे है, 3.4। तो ये 3.4 pH पे ये ड्रग 50% आयोनाइज और अनआयोनाइज में है, और इसीलिए इस pH को हम लोग pK बोलेंगे। नाउ इसका pH इज इक्वल टू pK, ये इक्वेशन हमने लगा दिया। अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त, क्योंकि हमारे स्टमक का pH 1.4 है, ब्लड का pH 7.4 है, अब हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, pH 1.4 माइनस pK 3.4, आंसर है -2। अगर आप यहाँ देखो तो यही इक्वेशन उन्होंने लिखा था पिछले स्लाइड पे, आयोनाइज डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, और x क्या है, pH माइनस pKa की वैल्यू। अब यहाँ pH माइनस pKa की वैल्यू कितनी है, तो वो है -2। क्लियर, तो pH माइनस pKa की वैल्यू कितनी है, तो आप देखो ये -2 है। यहाँ हमने इक्वेशन दिखा, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई, x की वैल्यू कितनी है, -2। अब x की वैल्यू यहाँ आप डाल दो तो क्या होगा, 10 टू द पावर -2, यानी यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो -2, तो एक तो आप 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 लोगे, या आप इसको लिखोगे, ये नीचे ले लेंगे इसको हम लोग, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2, या इसको लिखते हो 1 डिवाइडेड बाय 100, या इसी को आपको लिखना है 100 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर मिलेगा 0.1 डिवाइडेड बाय 1। तो अब ये क्या है, समझ में आ रहा है आपको, यानी ये बता रहा है कि ये ऊपर वाली वैल्यू जो है, क्योंकि हम लोग एसिडिक ड्रग के बारे में बात करें, ऊपर कौन था एसिडिक में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर एसिडिक, तो ऊपर आयोनाइज। और अगर हम लोग ऊपर आयोनाइज के बारे में बात करें तो आयोनाइज ड्रग कितना है इसके अंदर, 0.01, और अनआयोनाइज ड्रग कितना है, तो अनआयोनाइज ड्रग 1 है, यानी 100 टाइम्स मोर है। सो HA इज 100-fold ग्रेटर देन A, है ना। और कौन से pH पे, 1.2। और अभी हमने बात किया कि अनआयोनाइज्ड ड्रग इज मोर एब्सॉर्बेबल, तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पर कि आपका अनआयोनाइज्ड जो ड्रग है HA, ये एसिडिक pH में स्टमक में जल्दी एब्सॉर्ब होगा। क्लियर, ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग और एक बार समझ लेते हैं। ये देखो, ये ड्रग है एसिडिक ड्रग, ठीक है, ये एसिडिक ड्रग है, जो कि अभी अगर आप देखो ये आयोनाइज फॉर्म है उसका, यहाँ COO माइनस है ना, ये आयोनाइज फॉर्म है। ये आयोनाइज फॉर्म से बहुत जल्दी अनआयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और स्टमक के pH पे अनआयोनाइज फॉर्म में और उतना ही ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रहा है नॉन आयोनाइज फॉर्म में। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये ड्रग अगर हमारा नीचे चले गया, इंटेस्टाइन में चले गया, इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि ये जो कंडीशन है इंटेस्टाइन की, ये फेवर कर रही है नॉन आयोनाइज टू आयोनाइज फॉर्म में। क्लियर, बहुत ज्यादा ड्रग नॉन आयोनाइज टू आयोनाइज फॉर्म में आ रहा है। यहां क्या फेवर हो रहा है, आयोनाइज फॉर्म टू अनआयोनाइज फॉर्म या नॉन आयोनाइज फॉर्म स्टमक में, और इंटेस्टाइन में फेवर हो रहा है नॉन आयोनाइज टू आयोनाइज फॉर्म। अब यहां पे हमने क्लियर किया था कि नॉन आयोनाइज फॉर्म इज मोर एब्सॉर्बेबल, तो ये जल्दी जल्दी निकल जाएगा यहां पर। और यहां पर क्या हो रहा है कि आयोनाइज फॉर्म रहेगा, इसलिए इंटेस्टाइन से ये एसिडिक ड्रग जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में आएगा, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर एब्सॉर्ब होगा। क्लियर, और यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग बात करेंगे कि नॉन आयोनाइज है, इसका pH कितना है मेरे पास ब्लड का,
ब्लड का पीएच 7.4 है। डेफिनेटली यहाँ पर ड्रग कौन सा ज्यादा रहेगा, आयोनाइज फॉर्म का ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर डार्क एरो बता रहा है कि आयोनाइज फॉर्म का ज्यादा है, इधर ज्यादा बना। और आयोनाइज फॉर्म इधर से क्रॉस होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि नॉन आयनाइज फॉर्म इज रैपिडली लिपिड सोल्यूबल और यही जाएगा, जबकि आयनाइज फॉर्म ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, यहां से भी बहुत कम अमाउंट जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट पीएच। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहाँ पे पीएच का लिया। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे जो कि आपका डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।